और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रोटेस्ट जारी है। खामेनी की मौत के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां इस वक्त लगा दी गई है और खामेनी की मौत पर प्रदर्शन किस तरीके से जम्मू के श्रीनगर में भी हो रहा है। और ऐसे में जानकारी आपको दे रहे हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार प्रदर्शनकारियों की ओर से नारेबाजियां की जा रही हैं। और साथ ही हमने आपको बीते कल वो तस्वीर भी दिखाई थी कि जैसे ही इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जैसे ही खबर आग की तरह फैली कि खामेनी का खात्मा हो चुका है, यानी कि एयर स्ट्राइक में खामेनी के मारे जाने की खबर की पुष्टि जब ईरानी मीडिया की ओर से की गई, उसके बाद से हमने जम्मू कश्मीर में भी और इसके साथ साथ में ये देखा कि लखनऊ में भी कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। तो खामेनी की मौत के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। लोगों को तितर बितर करने के लिए यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। श्रीनगर के पूरा मामला आपको बता रहे, कश्मीर के भी सभी जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। और जम्मू कश्मीर का ये मामला आपको बता रहे, श्रीनगर में प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है। तो खामेनी की मौत के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है और शिया सुन्नी एंगल की अब ये लड़ाई हो चुकी है। तो देखिए, भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से श्रीनगर में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है खामेनी की मौत पर, यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, लोगों के हाथ में कुछ झंडे भी हैं। साथ ही साथ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट लेकर के, बैनर्स लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है पुलिस की ओर से, जहां मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं ताकि भीड़ यहाँ से हट जाए और इस तरीके के प्रोटेस्ट बंद हो जाए। और कई ऐसे लोग जो कि इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए भारत में इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायल के शहरों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी करने का काम अब इजरायली एयर डिफेंस की ओर से किया जा रहा है। इजरायल पर ये मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस भेद करके कई मिसाइलें गिरी भी हैं। भारी नुकसान इजरायल को उठाना पड़ा है। इजरायल के शहरों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है ईरान। तो ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन को चिट्ठी लिखी है। खामेनी के गुनहगार अंजाम भुगतेंगे। अरागची की ओर से कहा गया है ईरान पर बिना उकसावे के हमला हुआ। अरागची ने स्पष्ट किया है और ये कहा है कि ईरान पर बिना उकसावे के जो हमला हुआ है, खामेनी के गुनहगार जिन्होंने खामेनी को मौत के घाट उतारा, इसका अंजाम भुगतेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरागची की ओर से ये स्पष्ट किया गया है। और इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए और कई सवालों के जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मेहमानों का स्वागत कर लेती हूं और हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जुड़ी हुई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो एक एक करके हम मेहमानों का रुख करें। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका के नेतृत्व में बने सैन्य गठजोड़ में हम नाटो देशों की सक्रियता पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नाटो देश अब तक भी शांत क्यों बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि क्या ये एक सीमित क्षेत्रीय संघर्ष में ही रह जाएगा या फिर ये ग्लोबली हम इसमें देखेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट तो अब धीरे धीरे होता जा रहा है। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इसमें 12 से 13 देश अभी तक शामिल हो चुके हैं, जो इसको एक क्षेत्रीय युद्ध से ज्यादा मैं ग्लोबल तो नहीं करूंगी, हाँ, लेकिन अगर 13 के तकरीब अगर इसमें देश ऑलरेडी सम्मिलित हो चुके हैं तो ये बड़ा युद्ध तो है ही।
और इसके अलावा जिस हिसाब से इजराइल पे हमले ईरान लगातार कर रहा है, तकरीबन 40 ठिकानों पे हमला किया है। हाइफा की एक पोस्ट जो सेंटकॉम के द्वारा डाली गई थी ट्विटर पे, बाद में इन्होंने उसको डिलीट कर दिया है। हाइफा में इनकी ऑयल रिफाइनरीज है, जहां पे हमारे यहाँ से भारत से अडानी का भी काफी इन्वेस्टमेंट है, वहां नुकसान हुआ है। तेल अवीव में हुआ है। इजराइल और अमेरिका की आदत है कि वो अपने जो नुकसान है उनको बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, उतना खुल के नहीं बताते। उन्होंने सिर्फ 3 मौतों को अभी तक एक्सेप्ट किया है, लेकिन जब सैनिकों की बॉडीज वापस पहुंचेगी, बहुत दुख की बात है कि पॉलिटिकल एम्स के लिए सैनिकों की बलि दी जा रही है, तो हमें अंदाजा होगा कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है, कितने सैनिक इसमें शहादत को प्राप्त हुए हैं। हम्म। लेकिन क्या ये सही है कि आपने अपने हितों के लिए सैनिकों को एक ग्लोबल सुसाइड मिशन पे डाल दिया है? फ्रांस के भी जो दूतावास तो नहीं, जो उनके मिलिट्री ठिकाने हैं जो गल्फ कंट्रीज में, उन पे भी हमला हुआ है। बहरीन में हमला हुआ है, नेवल बेसिस पे हमला हुआ है। हॉर्मूज की खाड़ी को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से हुतीज भी उतर आए हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है, सिविलियंस को कहा है कि आप चले जाइए। उसके दक्षिणी क्षेत्र में वो हमला कर रहे हैं। इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना में, उस पे हमला हुआ है। ये देखिए, खबरें ईरान की तरफ से तो हमें वैसे ही नहीं बहुत ज्यादा पता चल रही हैं, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। जो लोकल्स हैं वो खबरें दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो 13 करके एक न्यूज़पेपर है, वहां से खबरें आ रही हैं जिसको बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है, और वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि काफी क्षति हुई है। तो इनका थार्ड जो सिस्टम है या इनका आयरन डोम है वो कहाँ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध की विभीषिका बहुत ज्यादा है, बाजार गिर रहा है, सोने के दाम बढ़ गए हैं, ऑयल के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जिस संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। प्लेन्स देखिए, हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। भारत से लगभग 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। 500 जो है उनको रीशेड्यूल, 5000 को रीशेड्यूल किया गया, माफ कीजिएगा। एक $100 बिलियन का ऑलरेडी पिछले 3 दिन में मिडिल ईस्ट में नुकसान हो चुका है, क्योंकि सारा जो बिजनेस था वो ठप पड़ा हुआ है। तो युद्ध जो है सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा है। युद्ध सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग मरेंगे तभी युद्ध है। अर्थव्यवस्था अगर खत्म हो रही है, और इसका देखिए, ईरान को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो न्यूक्लियर या खमेनेई तो बोल ही रहे थे, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था को खत्म करना भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो जो बहुत सारे एम जो सेड होते हैं और अनसेड होते हैं, वो एम्स भी हमें देखने पड़ेंगे। और इस समय जो युद्ध है बढ़ चुका है। जी। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो कमला हैरिस हैं, उन्होंने ठीक भी है। बयान दिया है कि अमेरिका नेवर वांटेड दिस वॉर, दिस वॉर इज बिकॉज ट्रम्प वांटेड इट। हम्म। तो इसके परिणाम ट्रम्प को भी भुगतने पड़ेंगे। इजराइल में लोग मर रहे हैं जस्ट बिकॉज नेतन्याहू ने अमेरिका को ये पुख्ता इंट दी थी कि इस समय खामेनेई को मारना उचित है, वहां पर फिर हम कोई पपेट बिठा देंगे, उसके बाद सब हमारा हो जाएगा। लेकिन ईरान एक वैसी ताकत नहीं है जैसा इन्होंने इराक में किया था। ये इनको वियतनाम याद रखना चाहिए, जहां 20 साल के बाद भी खाली हाथ लौटे थे। अफगानिस्तान इनको नहीं भूलना चाहिए, जहां इनको अपनी जान बचा के अपना सब साजो सामान छोड़ के वापस जाना पड़ा था। और इराक में भी देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपना लाल झंडा मस्जिद पे लगा दिया है, जो पूरी शहादत को सलामी देता है, और इंतकाम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मरते दम तक युद्ध किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। इराक में बगदाद में देखिए, अमेरिकी दूतावास पे बिल्कुल, यानी ये जो ईरान के राजदूत लिए है इसको बंदिश बना लिया गया है। जी बिल्कुल, अमेरिका के लिए ईरान बहुत इजी टारगेट नहीं है, और जी ये अमेरिका समझ अभी नहीं पा रहा है। मैं लौटूंगी मैम आपके पास। डीके गुप्ता सर का मैं रुक कर रही हूँ। सर, यूएन के भी ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन इतना कमजोर आखिर क्यों पड़ गया है, इतनी चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है, आखिर इसमें किसी भी तरीके का उसका हस्तक्षेप क्यों नहीं सामने आ रहा है? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। हमेशा हिमांशु सर मुझे बताते हैं कि नहीं, ठीक है, थैंक यू। और सभी लोग को वंदे मातरम। देखिए, 2003 का इराक युद्ध हुआ, दैट वाज द लास्ट वार जबकि यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पास किया गया कि इराक के ऊपर अटैक करना है। उसके बाद जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उसमें कभी यूनाइटेड नेशंस की परमिशन ली गई, ना यूनाइटेड नेशंस से सैंक्शन हुआ हो।
तो अभी यूनाइटेड नेशंस क्या एक मशीनरी है, उस मशीनरी में सेंटर ऑफ पावर जो होते हैं अगर एक हो जाएगा तो वो कोई भी मशीनरी चलेगी नहीं। वहां पे एक बैलेंस चाहिए, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे टूल्स हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे जो भी है। तो यूनाइटेड नेशंस भी एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर कि आपको सबको जो है बराबरी का एक यूनाइटेड नेशंस, मैं बता दूं आपको, भविष्यवाणी करता हूं और रियलिटी बता रहा हूं, जब तक दुनिया में वोटिंग राइट के हिसाब से हुई, गुप्त मतदान के हिसाब से फैसले नहीं होंगे, जब तक वीटो से होंगे, आप ऐसा यूनाइटेड नेशंस चाहे कितने बना लीजिए, वो एक जो हेजेमनी स्ट्रांग रहेगी उसके अगेंस्ट जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा। वो एक शो पीस रहेगा, वहां पे लोग जाके बैठेंगे और अपनी अपनी बातें कहेंगे, जो बड़ा होगा उसकी बातें चार लोग सुनेंगे, उनके अक्लैप करेंगे उनके लिए। तो यूनाइटेड नेशंस में जब तक एक, और उसके बाद एक पॉलिसिंग व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जहां पे कि कोई भी दुनिया का बड़ा देश हो लेकिन वो पॉलिसिंग व्यवस्था उसे इंटैक्ट रहेगी, उससे दूर रहेगी और अपना डिसीजन लेगी। तो यूनाइटेड नेशंस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना हमको सोचना चाहिए तो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका जो है ऑलरेडी उसके पैरेलल जो एक दूसरी यूनाइटेड नेशंस बना रहा है। तो उससे ज्यादा कोई रखा नहीं जा सकता। रही बात ईरान में, तो ईरान में जो चल रहा है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कल का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट बहुत ही शानदार रहा। जैसे अब्बास ने कहा कि आईआरजीसी जो आईआरसीजी जो है, जो जी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जी वो आया सुन जी नहीं से। रहे हैं गवर्नमेंट के। हाँ, वो गवर्नमेंट की सुन नहीं रहे हैं, वो अलग थलग पड़ गए हैं। और गवर्नमेंट तो या तो उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो विश्व समुदाय को मैसेज देना चाहते हैं कि अरेबियन कंट्रीज पर जो हम जो वार कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री पर वार कर रहे हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का डिसीजन है, क्योंकि वो दुखी है अपने लीडर्स के मारे जाने से और अपने कमांडर के मारे जाने से। और एक कल का बयान है, शाम को मैं देख रहा था, मैं बड़ा आश्चर्य रहा। और उन्होंने प्रस्ताव भी जो है अमेरिका को दिया बातचीत का। जबकि हालांकि आज मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूं कि जो ऑफिशियल्स हैं, देखिए ऑफिशियल्स कमांडर्स में और नेता में अंतर होता है। नेता के पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होते हैं, देश के साथ साथ पब्लिक के लिए भी। कमांडर्स का रिएक्टिव अप्रोच होता है। तो जो इसमें अभी मैं न्यूज जस्ट आपके न्यूज पहले पढ़ रहा था कि ऑफिशियल्स नहीं परमिट कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खोले अमेरिका से, लेकिन पॉलिटिकल जो उनकी सेटअप है वो चाह रहा है, जैसा कि कल अब्बास ने घोषणा की कि हम बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसीलिए ट्रंप ने भी बोला कि हम भी सहमत हैं। तो चीजें अंदर चल रही हैं और मुझे लगता है एक आध दिन और लगेगा जबकि कमांडर्स भी हतोत्साहित होंगे जिस तरह से, क्योंकि ये पहली जीत वारफेयर में मानी जाएगी अगर वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए सेना। तो ठीक है। कभी भी कोई भी देश की सेना अगर अलग हो जाती है तो उसको कहीं न कहीं पब्लिक का सपोर्ट और सिस्टम का सपोर्ट कम हो जाता है। वो लड़ेगी, रिएक्ट करेगी, लेकिन एक दिन हताश हो जाएगी, जो मैं समझ पाता हूं। जी ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। इस बीच मैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट का मैं रुक करूँ, हिमांशु जी का। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हुए चले। और ये खबर है दरअसल अमेरिका और इजरायल को लेकर ही, क्योंकि अमेरिका इजरायल को अब ईरान धमकी दे रहा है। और ये धमकी क्या है कि ड्रोन जखीरा दिखा करके हमले की चेतावनी जारी की गई। ईरान ने जारी किया है ड्रोन जखीरे का एक वीडियो। तो फिलहाल ईरान लगातार इस तरीके के मैनिपुलेट करने की कोशिश पूरी तस्वीर को करता रहता है, इस तरीके के वीडियोस जारी करते हुए। और ईरान इसके पहले भी ऐसे वीडियोस पहले भी जारी कर चुका है अपनी ताकत को दिखाने के लिए। एक बार फिर से एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया गया है कि ईरान के पास कितनी संख्या में ड्रोन इस वक्त भी उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कहीं भी कर सकता है। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे और इस वक्त हिमांशु जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, एक सवाल जो अब इस वॉरफेयर को लेकर के आ रहा है, सर क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सोशल मीडिया और अब साइबर वॉरफेयर इसने युद्ध की रूपरेखा को बदल दिया है? क्योंकि अभी हम ईरान के इस खबर का जिक्र कर रहे थे कि ईरान ने एक नया वीडियो जारी करते हुए बताने की कोशिश की है कि आप मुझे कमजोर मत आकिए, मेरे पास अभी भी ड्रोन का पूरा जखीरा है। और दूसरा सवाल सर इसमें ही ऐड ऑन करना चाहूंगी, डिप्लोमेसी का बार बार जिक्र आ रहा है। सर क्या अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है, संभावनाएं हैं ईरान या अमेरिका के बीच में? देखिए, मैं कुछ दिनों के पहले के एक प्रसंग को बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक गोल्फ खेलने वाला दोस्त है जिसका नाम है लिंडसे ग्रेहम जी। लिंडसे ग्रेहम ने ये स्ट्राइक शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले कुछ कहा था। उन्होंने कहा था किसको? वेस्ट एशिया को, पूरे मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को बताया था सक इट अप, मतलब आप तैयार रहो मार खाने के लिए, आपको ये मार सहन करनी पड़ेगी क्योंकि हम ईरान को
पदार्थ पाठ पढ़ाने वाले हैं, ये उनका कहना था। उसके बाद उससे मैं सीधा आता हूं आज। उसके बाद सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने बताया था कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे ईरान के सामने यूज करने को, मगर कल वो बदल गए। जैसे ही सऊदी अरेबिया के ऊपर एक मिसाइल आया, उन्होंने कहा आप यूज कर सकते हो। आज की अभी की खबर है कि क्राउन प्रिंस ने ईरानियन एम्बेसडर को रियाद में बुला के बताया है कि भैया आप बंद करो, अदरवाइज हम वी विल आल्सो स्टार्ट द रिप्लाई। मतलब कि यही चीज यूएई भी करेगा अभी देखिए मैं कहां आ रहा हूं। आज का जो वॉरफेयर है ना, वो वॉरफेयर खाली काइनेटिक वॉरफेयर नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ कोई काइनेटिक संघर्ष अमेरिका का हो या इजराइल का हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका तो 7 समंदर पार है। यहां पर जो भी वॉरफेयर होता है, ये ईरान को अपने मिसाइलों का जखीरा क्यों दिखाना पड़ता है? ये डराने धमकाने की बात है। ये जिसको हम सीधी हिंदी भाषा में कहे तो ये चूरन खिलाया जा रहा है। मैं इसको मानता हूं, हाँ ईरान डैमेज कर सकता है, और जो डैमेज वेस्ट एशिया के 7 राष्ट्रों के अंदर वो कर रहा है जी। अभी मुझे ये जवाब दीजिए, आप कह रहे थे ना, आप कुछ पूछ रहे थे, तो आज का वॉरफेयर कैसे होता है? इसके लिए एक बहुत सीधी सादी युक्ति है, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। ईरान यहां पर आ गया है। आप मुझे ये बताइए, अबू धाबी के ऊपर या दुबई के ऊपर मिसाइल मारने का मतलब क्या था? कुवैत तो अब भी मैं समझ सकता हूं, रिफाइनरी अभी भी समझ सकते हैं, मगर रिहायशी इलाकों पे मिसाइल मारने का मतलब क्या था? वो मतलब था डिसरप्शन इन द बिजनेस, अ फियर साइकोसिस टू सेट अप इन वेस्ट एशिया। पश्चिम एशिया के अंदर लोगों को ये लगने लगे, आज दुबई कहे तो इतना बड़ा ट्रेड का विश्व का सेंटर है, पूरी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ऑफिस खोल के वहां बैठी है, वो सोचेगी क्या दुबई भी सेफ नहीं है? देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, फियर मॉन्गरिंग, फियर साइकोसिस। और दूसरी तरह आप देखिए कि भैया यूएस की जो ताकत 2003 में थी, वो 2026 में नहीं है। आपको अच्छा लगे कि न लगे, वो मानना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो दुबई के ऊपर 2 मिसाइल मार के दुबई के पूरे बिजनेस को 7 दिन के लिए ठप कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उन्होंने क्रूड तेल, कच्चे तेल के भाव को $82 पे ले गए, $82 पर बैरल पे ले गए। आप मुझे ये बताइए कि यही अमेरिका भारत को कहता है कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? अगर हमें $43 में या $47 में वो तेल मिलता है तो हम क्यों नहीं लेंगे? जब आप चारों तरफ युद्ध बना के बैठे हो जी, और $82 के भाव का तेल हमें लेना पड़ेगा, तो हम वहां से नहीं लेंगे। ठीक है, यानी ये कहना गलत भी नहीं होगा कि खाड़ी देशों के लिए ये डिप्लोमेसी पब्लिक पोजीशन को ध्यान में रखते हुए होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी में एक अंतर आ ही जाता है। मैं आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन लगातार क्योंकि इस मामले में अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी बीच बीच में ब्रेकिंग भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा में भी जारी है।